हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2022-23 जो आपका कल पेपर होने वाला है अर्थात 10 अक्टूबर को आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए हम ऐसे टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझने वाले हैं जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं कि अध्याय 1 में से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था इस प्रकार से कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मासा अर्थात महत्तम समावर्तक कहते हैं। इस प्रकार से इसको हिंदी में मासा कहते हैं अर्थात महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ पूछा गया है, तो हम समझ लेते हैं। तो जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि 96 और 404 का एचसीएफ, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर भाग भी कर सकते हैं। 2 का भाग आप 96 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 2 चौके 8 हो जाएंगे, बचेगा 1, यहाँ पर आ जाएंगे 6, 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार से यहाँ पर 48 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएंगे। इसके बाद 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा। इस प्रकार से आप आसानी से इनके गुणनखंड निकाल सकते हैं। फिर 2 का करेंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। फिर इसके बाद 2 का करेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा। फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3 होगा। तो इस प्रकार से 96 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 96 बराबर होगा इस प्रकार से 2 यहाँ पर कितनी बार हैं? 3 2 5 बार हैं। तो इस प्रकार से 2 को हम 5 बार लिखेंगे, 3 4 और 5 बार, और 3 एक बार है तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसके बाद 2 यहाँ पर 5 बार है तो 2 के ऊपर हम 5 की घात लगाएंगे। इसके बाद 3 को हम जांघिता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम 404 के ज्ञात करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। इसके बाद जब हम 404 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 जांघिता 2 दूनी 4 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 जांघिता 2 एकम 2। इसके बाद 101 क्या है? अभाज्य संख्या, तो 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके बाद 101 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इस प्रकार से 2 × 2 और यहाँ पर 101 आ जाएगा। अब इसके बाद 2 कितनी बार हैं? 2 बार हैं तो 2 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे, 101 को जांघिता लिखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन में 96 और 404 का एचसीएफ पूछा गया। तो सबसे पहले हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात किया इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर इसके बाद हमने 101 के अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से लिखा। इसके बाद जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं में जो है उभयनिष्ठ संख्या को चेक करेंगे जो दोनों में हो। यहाँ पर इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पर यदि हम 96 में देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसके बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक बार 2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी बार भी 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 × 2 अर्थात 4 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ होगा। एचसीएफ आप कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड को चेक करना है जो दोनों में हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 3 है, 96 के गुणनखंड में 3 है लेकिन इसमें नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 101 है लेकिन इसमें नहीं है। तो केवल 2 और 2 यहाँ पर 2 बार यहाँ पर इसमें है और इसमें है। तो इस प्रकार से 96 और 101 का जो एचसीएफ होगा इस प्रकार से 2 × 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 4 होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है सत्य असत्य पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या
वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन असत्य होगा। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम 4 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें इस प्रकार से, तो सबसे पहले हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो 2 का करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 होगा। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणित 2 हो जाएंगे। इसके बाद 5 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, केवल यहाँ पर 5 ही होगा। अब इसके बाद HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में हम उभयनिष्ठ संख्या को चेक करते हैं जो दोनों में हो। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 2 है और 5 में केवल 5 है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में हो। और आपको ध्यान रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो उसका HCF कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ पर 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF कितना होगा, 1 होगा। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 3 और 12 का लघुत्तम समावर्ती अर्थात LCM क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यदि आप सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप त्रैमासिक परीक्षा में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 और 12 का लघुत्तम समावर्ती पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 3 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 3 में तो केवल 3 का ही भाग जाता है, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे इस प्रकार से। और 12 में यहाँ पर 2 का करेंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 2 का जाएगा, 2 तियाँ 6 होगा, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3 होगा। तो यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणित 2 हो जाएंगे, गुणित 3 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 3 और 12 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 12 का LCM। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 अंक और 3 अंक में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। अब इसके बाद हमें LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जितने भी गुणनखंड दिए गए हैं 3 के और 12 के, सभी गुणनखंडों को आपको लिख देना है और किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना है और उच्चतम घातों वाले यहाँ पर गुणनखंड लिखना है। तो 3 को हमने लिखा, फिर इसके बाद 2 को हमने लिखा। अब 2 को हमने लिख लिया है, इसको हम डबल बार नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 3 को भी हमने लिख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर 3 की उच्चतम घात, यहाँ पर 3 के ऊपर 1 की घात है। इसके बाद 2 की उच्चतम घात इस प्रकार से हो जाएगी, 2 के ऊपर 2 की घात हो जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार हैं और गुणा में हम 3 को जांघिता लिखेंगे। तो 2 की जो बड़ी घात है यहाँ पर 2 की घात हो जाएगी और 3 की बड़ी घात यहाँ पर 1 की है, यहाँ पर भी 1 की है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 पर 1 की घात का मान 3 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो LCM कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि LCM क्या होता है, सभी गुणनखंडों के बड़ी घातों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो सभी गुणनखंड आपको लेना है और बड़ी घातों का आपको गुणा करना है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 की सबसे बड़ी घात 3 के ऊपर 1 की घात है और 2 की सबसे बड़ी घात 2 के ऊपर 2 की घात है। तो इस प्रकार से हमने 3 के ऊपर 1 की घात को लिखा। इसके बाद 2 की सबसे बड़ी घात 2 के ऊपर 2 की घात है। तो इस प्रकार से हमने लिखा। सभी गुणनखंड को लिखना है, लेकिन किसी भी संख्या को आपको रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। तो 3 पर 1 की घात का मान 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 4 से करेंगे 12। तो 3 और 12 का LCM कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर में दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 संख्याओं A एवं B के LCM AB एवं HCF AB क्रमशः X एवं Y है। तो A, B, X और Y में क्या संबंध होता है।
तो आपको ध्यान रखना इस प्रकार से संबंध होता है a गुणित b बराबर x गुणित y होता है, इस प्रकार से संबंध होता है। इसके बाद यदि a बराबर b क्यू तो a और b में क्या संबंध है, तो इस प्रकार से संबंध होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो b है a का एक क्या है, गुणनखंड है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 2 अंक में एक क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जब भी लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, तो हम सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। तो 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा, 0 जहाँ की तहाँ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। फिर इसके बाद 35 में कितने का जाता है, 5 का जाएगा। तो 5 7 35 हो जाएंगे। 7 में यहाँ पर केवल 7 का ही भाग जाता है, तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 140 के यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में 140 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 2 बार है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो घात भी लगा सकते हैं। 2 कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो 2 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। इनटू में हम 5 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इन 5 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला और दूसरा ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। यह क्वेश्चन जो है त्रैमासिक परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। 6 और 20 का यहाँ पर हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी हमें जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, फिर इसके बाद हम इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसको हम इस प्रकार से जांच करेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हम चौथे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर 6 और 20 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें इसकी जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम 6 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। और आपको ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से 11, 13, 17 इस प्रकार की संख्या होती हैं। ऐसी संख्या जिनमें 1 या स्वयं का भाग जाता है वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर हम अभाज्य संख्या से ही यहाँ पर इसमें भाग करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 में यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 20 के ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में जब भी 0 होता है, 2, 4, 6 इस प्रकार की संख्या होती हैं, तो हम 2 से इसको भाग करते हैं।
तो 2 एकम 2 होगा, 0 जाके तहाँ आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 5 में 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि आप समझ लेते हो तो आप आसानी से त्रैमासिक परीक्षा में यदि पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। 4 अंक में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद इंटू लगाएंगे, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 गुणित 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि HCF ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आता है 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का हमें HCF ज्ञात करना है तथा 6 और 20 का LCM ज्ञात करना है। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो HCF हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं के यहाँ पर हमें गुणनखंड में चेक करना है कि दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में हो, वही क्या होता है, HCF होता है, महत्तम समावर्तक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। इसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर तो 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो यहाँ पर 6 और 20 का जो HCF होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के गुणनखंड में केवल 2 ही अंक ऐसा है जो दोनों में है। तो HCF कितना हो जाएगा, 6 और 20 का HCF 2 होगा। इसके बाद हमें LCM ज्ञात करना है 6 और 20 का। तो LCM हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो सभी गुणनखंडों के बड़ी घातों का गुणनफल होता है। सभी अंकों को आपको लिखना है और किसी भी अंक को आपको रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे, इसके बाद हम 3 को भी लिखेंगे। अब इसके बाद 2 को हमने पहले लिखा है, 2 को हमने लिख लिया है, इसके बाद हम 5 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 2 पर सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हम 2 पर घात लगा सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 पर 2 की घात आ जाएगी। 5 को हम इस प्रकार से 5 पर 1 की घात लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पर 1 की घात आ जाएगी, 3 पर 1 की घात आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पर 2 की घात है, तो 2 पर हम 2 की घात लगाएंगे। और 3 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 पर 1 की घात है। 5 की सबसे बड़ी घात 5 पर 1 की घात है। तो आपको सभी गुणनखंड को लिखना है और किसी भी गुणनखंड को आपको रिपीट नहीं करना है और आपको बड़ी बड़ी घातों को लिखना है। जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 पर 2 की घात है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 के ऊपर 1 की घात है और 5 की सबसे बड़ी घात 5 के ऊपर 1 की घात है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम 2 बार लिखेंगे। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 3 पर 1 की घात का मान 3 होता है, 5 पर 1 की घात का मान 5 होता है। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले यदि हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसके बाद 12 का गुणा हम 5 से करेंगे। सबसे पहले आपको 2 अंकों का गुणा करना है, तो 4 का गुणा 3 से होगा, 12 हो जाएंगे। 12 का गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से HCF का मान 2 होगा और LCM का मान कितना होगा, 60 होगा। इसके बाद हमें जांच भी करना है इस प्रकार से कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है या नहीं होता है। तो जांच हमें करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM होता है या नहीं होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6 और 20 2 संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 20 2 संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर हम इन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो 6 गुणित 20 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। HCF यहाँ पर कितना है, 6 और 20 का HCF 2 है, तो HCF की जगह HCF का मान 2 रखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। LCM कितना है, 6 और 20 का LCM यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर हमने 60 लिखा। इसके बाद हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 को गुणा 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 बराबर 120। तो इस प्रकार से जांच हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चारों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि जो 4 अंक का क्वेश्चन है यह त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद 3 अंक या 2 अंक में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा।
निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जांच नहीं करना है, इसमें आपको केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें से जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 2020 में पूछा गया, या जो है 2021 में पूछा गया, और चौथा क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। इसलिए इन तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अध्याय 2 बहुपद, इस अध्याय के प्रश्न देखने वाले हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि चर x के बहुपद px में x की निम्न में से कौन सी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उच्चतम घात होती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है, यानी कि उच्चतम यानी कि बड़ी घात, वही क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यदि आपको कोई एक बहुपद दिया जाए इस प्रकार से x वर्ग प्लस 3x प्लस 5, और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात, जो चर की घात होती है, बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है सबसे बड़ी घात 2 की है, तो बहुपद की घात कितने की घात हो जाएगी, 2 की घात हो जाएगी। तो घात का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई भी आपको बहुपद दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बहुपद की घात बताइए, तो चर की उच्चतम घात यानी कि बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर घात का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर उच्चतम घात होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, 2 की घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की उच्चतम घात यानी कि बड़ी घात 2 है। तो द्विघात बहुपद में जो बहुपद की घात होती है कितने की होती है, 2 की होती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद में जो शून्यकों के योगफल होता है इस प्रकार से माइनस का b/a होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस b/a होता है। और आपको गुणनफल भी ध्यान रखना है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है c/a होता है, लेकिन योगफल यहाँ पर माइनस b/a होता है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बहुपद इस प्रकार से दिया गया है 2x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है यह एक बहुपद दिया गया, त्रिघातीय बहुपद दिया गया, अर्थात 3 की घात वाले बहुपद को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, 2 की घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और 1 की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो यहाँ पर त्रिघात वाला बहुपद दिया गया है, तो इसके जो शून्यक होंगे कितने होंगे, 3 होंगे। यदि यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया होता तो इसके शून्य कितने होते, 2 होते। और यदि रैखिक बहुपद का शून्यक पूछा गया होता तो उसका शून्यक कितना होता, 1 होता। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 की घात वाले बहुपद को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, और इसके जो शून्यक होंगे अधिकतम कितने होंगे, 3 होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि द्विघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है इस प्रकार से होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक यदि अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल का मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है शून्यकों का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा होता है वह ऋण b/a होता है, लेकिन शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह c/a होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यह जो है 2019 में पूछा गया था। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक होंगे। चूँकि यहाँ पर 2 की घात वाला बहुपद दिया गया है तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे।
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो जब भी आपको इस प्रकार से एक बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले इस बहुपद के बराबर हम 0 लेते हैं। तो x वर्ग ऋण 3 को हमने जांघिता लिखा, यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम इस बहुपद के बराबर 0 लेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x वर्ग को हमने जांघिता लिखा। यदि हम -3 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो जो माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 होगा। तो जब हम वर्गमूल हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर करनी 3 आ जाएगा और प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो शून्यक हो जाएंगे प्लस माइनस करनी 3 हो जाएंगे। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस अध्याय से रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, खाली स्थान पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात किसकी घात कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यदि हम px बराबर एक बहुपद माने, जैसे हमने x घन प्लस 3x प्लस 2 हमने एक बहुपद माना और इसमें हमने आपसे पूछा कि इसकी घात बताइए। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात यानी कि चर x की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3 है, तो यहाँ पर जो घात हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात यानी कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात यानी कि बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दो बहुपदों का योग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम दो बहुपदों का योग करें अर्थात इनको यदि हम जोड़ें तो यहाँ पर क्या होता है? एक बहुपद होता है। दो बहुपदों का योग क्या होता है? एक बहुपद होता है। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो एक की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर x है और x पर एक की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है, तो यह क्या है? एक रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं इसका एक शून्यक होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन द्विघात बहुपद अर्थात दो की घात वाले बहुपद के जो शून्यक होते हैं 2 होते हैं। यदि त्रिघात बहुपद इस प्रकार से आ जाए तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय से जो है सप्तशब्द भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पर बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है। तो यह कथन असत्य होगा क्योंकि द्विघात बहुपद है। इस प्रकार से हमने द्विघात बहुपद लिखा तो इसके जो शून्यक होंगे कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है, तो यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो 2 की घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि घात 2 के बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद इस अध्याय में से एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो एक की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस 3 है तो x पर एक की घात मानी जाती है लेकिन लगाई नहीं जाती है, तो एक की घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन है ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका जो मान होता है आपको ध्यान रखना है ऋण b बटे a होता है और जो शून्यकों का गुणनफल होता है इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बाय c बटे a होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 3 की घात है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस प्रकार से आंसर 3 हो जाएगा। तो इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं 28 अंक में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है 2 अंक और 3 अंक के इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। कोई 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे कि इस प्रकार से आपको एक बहुपद दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए।
तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था। इसके बाद 7वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 8वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्योंकि द्विघात व्यंजक हैं तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है। तो हम इनको समझ लेते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो जब भी आपसे इस प्रकार से द्विघात बहुपद दिया जाए और आपसे कहा जाए कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले जो भी बहुपद दिया गया इस बहुपद को आपको 0 के बराबर लेना है। तो इस प्रकार से x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 को हमने 0 के बराबर लिया। इसके बाद यहाँ से हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड तो आपने पिछली क्लास 9th और 8th में पढ़े होंगे। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, बीच वाले पद को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आपको जो लास्ट की संख्या कितनी है, 8 है, 8 का गुणा हमें x वर्ग के गुणांक के साथ करेंगे। और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कोई भी संख्या नहीं है तो 1 माना जाता है। तो 8 का गुणा 1 से करेंगे। तो इसको आपको रफ में करना है। तो 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 आ जाएंगे। अब 8 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 4 दूनी 8 हो सकते हैं, या फिर 2 गुणे 4 हो सकते हैं, या फिर 8 एकम 8 हो सकते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला पद होता है या डिसाइड करता है कि इनमें से कौन से गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर यदि हम ऋण के 4x ले लें और धन के 2x ले लें तो घटाने पर कितने बचेंगे, ऋण के 2x बचेंगे। तो इस प्रकार से ऋण का 2x आ जाएगा। तो हम ऋण के 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके 2 पद लिख सकते हैं। ऋण का 4x प्लस के 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने x वर्ग पहले पद और लास्ट के पद को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, x वर्ग को हमने जहाँ के तहाँ लिखा। ऋण 2x की जगह हम इसके 2 पद लिख सकते हैं। ऋण का 4x और प्लस के 2x हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमने लास्ट की संख्या ऋण 8 को हमने जहाँ के तहाँ लिखा, बराबर में 0 जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पद आ चुके हैं। तो हम 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में से उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग का अर्थ क्या है कि x इंटू x है और 4x है। इस प्रकार से 4x होगा। तो इन 2 पदों में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो इन 2 पदों में से हम x को कॉमन लेंगे, x को उभयनिष्ठ लिखेंगे और बची हुई संख्याओं को हम इस कोष्टक में लिखेंगे। तो यदि यहाँ से x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x बचेगा। ऋण चिन्ह जहाँ के तहाँ आएगा। यहाँ से हमने x को कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार से हम इन 2 पदों में से भी उभयनिष्ठ संख्या को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह को जहाँ के तहाँ लिखा। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 8 है। तो 8 को हम इस प्रकार से 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो 2 को यदि हम उभयनिष्ठ ले लें और बची हुई संख्याओं को हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस चिन्ह बचेगा। यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने 4 को लिखा, बराबर में हमने 0 को जाके तक लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x माइनस 4 2 बार है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे और बची हुई संख्याओं को हम दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। तो क्या बचा, x बचा। तो हमने x लिखा और प्लस 2 बचे तो प्लस 2 को हमने दूसरे कोष्टक में लिखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2 गुणनखंड x माइनस 4 और x प्लस 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम x माइनस 4 को 0 के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से पहला शून्यक आ जाएगा तथा करके हम x प्लस 2 को भी हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा तथा x प्लस 2 बराबर 0। तो जब हम माइनस 4 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो जो माइनस का 4 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो जो बहुपद का पहला शून्यक x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तथा दूसरा शून्यक यहाँ पर प्लस 2 है। यदि हम प्लस 2 का पक्षांतर इस तरफ कर दें तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो बहुपद का दूसरा शून्यक ऋण 2 होगा। तो इस प्रकार से पहला शून्यक बहुपद का क्या माना जाता है, अल्फा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः बहुपद का शून्यक या बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो पहला शून्यक क्या होता है, अल्फा होता है।
अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बहुपद का दूसरा शून्यक क्या होता है, बीटा होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की आपको जांच करना है। तो यहाँ पर हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की जांच करना है, शून्यकों के योगफल की जांच करना है और शून्यकों के गुणनफल की यहाँ पर हमें जांच करना है। तो जो शून्यकों का योगफल होता है अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो शून्यकों का योगफल होता है यह क्या होता है, ऋण b/a होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वह अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो नीचे हम लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, तथा शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, बराबर में c/a होता है। इस प्रकार से अब इसके बाद हमारे पास अल्फ़ा का मान है और बीटा का मान है, लेकिन हमारे पास b का मान नहीं है, a का मान नहीं है, इसी प्रकार से c का मान नहीं है और a का मान नहीं है। तो हम a b c के मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में एक बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का इस प्रकार से होता है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c होता है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी तुलना यदि हम इस द्विघात बहुपद से करें तो x वर्ग की तुलना x वर्ग के साथ करेंगे तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, 1 माना जाता है, तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद x की तुलना हम x के साथ करेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चिन्ह सहित लेना है, तो b का मान ऋण 2 होगा। इसके बाद अचर पद की तुलना, c यहाँ पर क्या होता है, अचर पद होता है, तो c का मान यहाँ पर ऋण 8 होगा। चिन्ह सहित आपको लेना है, तो c का मान यहाँ पर ऋण 8 होगा। तो इस प्रकार से आप इसकी सहायता से ax वर्ग प्लस bx प्लस c की सहायता से आप आसानी से a b c के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें रखेंगे तो जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो सबसे पहले बहुपद का जो पहला शून्यक होता है अल्फ़ा होता है, दूसरा शून्यक यहाँ पर बीटा होता है। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा शून्य कितना दिया गया, बीटा का मान -2 दिया गया, तो यहाँ पर हमने -2 लिखा। बराबर का चिन्ह जाके था, ऋण चिन्ह जाके था। बी की जगह बी का मान यहाँ पर हमने अभी अभी ज्ञात किया, बी का मान यहाँ पर कितना है, ऋण 2 है। तो b की जगह हम b का मान ऋण 2 रखेंगे, माइनस चिन्ह हमने पहले से लगाया और b का मान ऋण 2 दिया गया, तो ऋण 2 को हमने जांघिता लिखा। a की जगह a का मान यहाँ पर हमने अभी ज्ञात किया, a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 को हमने जांघिता लिखा, प्लस और माइनस का माइनस चिन्ह आएगा, 2 जांघिता आ जाएगा, बराबर का चिन्ह जांघिता, माइनस माइनस का गुणा में क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा। और हम 1/, लिखें चाहे ना लिखें, 1/, में माना जाता है। अब इसके बाद 4 में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2 बराबर 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर जांच हो जाएगी, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार से शून्यकों के योगफल की जाँच हो जाएगी। इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा का मान यहाँ पर जो पहला शून्यक होता है अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा का मान 4 दिया गया, 4 लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे। बीटा की जगह बीटा का मान जो दूसरा शून्यक होता है बीटा होता है, कितना दिया गया है, -2 दिया गया, तो यहाँ पर हमने -2 लिखा, बराबर का चिन्ह जांघिता है। सी की जगह सी का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर अभी अभी हमने ज्ञात किया, तो सी का मान -8 है, तो यहाँ पर हम -8 लिखेंगे। और ए की जगह ए का मान कितना है, 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मान 1 है, तो आप 1/, में लिखें चाहे ना लिखें, 1 माना जाता है, तो आप लिख भी सकते हैं या फिर इस प्रकार से। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा 2 से होगा तो 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा में माइनस चिन्ह आएगा, बराबर में हमने -8 को जांघिता लिखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पक्षों से माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएंगे, तो 8 बराबर 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल दोनों पक्ष बराबर हैं, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है, इस प्रकार से 8 बराबर 8। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच हो जाएगी, जो कि क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है 4 अंक या 3 अंक में 100% 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो
तो इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि इस प्रकार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। त्रैमासिक परीक्षा में 100% क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी जो है 1 अंक या 2 अंक में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आपको एक वक्र दिया जाएगा कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं, तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वक्र दिया गया है। यह वक्र यहाँ पर आप देख सकते हैं x, इसको भी यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, y को भी प्रतिच्छेद किया, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद करता है। तो इस प्रकार से इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। इसके बाद यह यहाँ पर वक्र बना ही नहीं है, यह वक्र किसी भी अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 3 अंक या 4 अंक में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल, जैसे यदि हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें शून्यकों का योगफल ऋण 3 दिया गया है और गुणनफल 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुपद ज्ञात करने को कहा जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हम 7वें क्वेश्चन को समझने वाले हैं। 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, ऋण 3 दिया गया और गुणनफल कितना दिया है, 2 दिया गया। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है इस प्रकार से आपको लिख लेना है कि जो शून्यकों का योगफल दिया गया अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, ऋण 3 दिया गया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया गया और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि x वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x वर्ग माइनस चिन्ह जाकेता शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू x हो जाएगा प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से। अब इसके बाद हम मान रखेंगे। तो क्वेश्चन में पहले से बताया गया कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया। तो x वर्ग को हम जाकेता लिखेंगे, माइनस चिन्ह जाकेता और शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है, -3 दिया गया। तो -3 को हमने जाकेता लिखा, इंटू x को हम जाकेता लिखेंगे प्लस चिन्ह जाकेता और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x वर्ग जाकेता माइनस माइनस का गुणा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा x से करेंगे तो 3x आ जाएगा प्लस 2 जाकेता। तो इस प्रकार से यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आप आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब आपको शून्यकों का योगफल दिया जाए और गुणनफल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ आपको इस फार्मूला, इस सूत्र को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है x वर्ग माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 3 अंक या 4 अंक में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको और सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।